काफ़ी समस्याओं से घिरा हुआ रेवाड़ी विधानसभा है, चाहे वो ग्रामीण अंचल है चाहे शहरी क्षेत्र है। और जिधर भी जा रहे हैं उधर अनेक समस्याएं हैं। शुरुआती दौर में लक्ष्मण यादव के मंत्री बनने की संभावनाएं जताई जा रही थी, काफी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन मंत्री नहीं बन पाते हैं तो कितनी मायूसी है। अगर हम रेवाड़ी के सरकारी अस्पताल की बात करें तो एक तरह से रेफरल यूनिट है, यानी कोई मरीज आता है तो उनको रेफर कर दिया जाता है। इसका क्या समाधान देखते हैं, कैसे समाधान कर? नहीं, ऐसा नहीं है। लक्ष्मण यादव पर आरोप है, भाजपा पर आरोप है कि मामन खान जैसे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, कांता आलड़िया को कांता उड्ढा बता दिया गया। अहीरवाल में इस बार भाजपा ने 2 मंत्री पद दिए हैं, बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह और अटेली से आरती राव। आप कितने संतुष्ट है? पहले के मुकाबले इस बार कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। क्योंकि मैं उस दिन गया तो नगर पालिका के सामने लाइट नहीं जल रही थी, तो मैंने कहा जब तुम्हारे चिराग तले अंधेरा है तो कर क्या रहे हैं। कल मैं देख रहा था 336 ही हमारे सफाई योद्धा हैं, जबकि यहाँ की डिमांड 700 के आसपास है, तो उनके भी हम फाइल चलवा रहे हैं। तो वो एक दिन में नहीं, जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन उस पर हमारा फोकस है। पहले ऐसा सुनने में आता है लक्ष्मण यादव ने रणधीर सिंह कापड़ीवास और अरविंद यादव जैसे नेताओं को राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी की डर से नहीं बुलाया। क्या सच्चाई है, क्या कैसे जवाब देंगे इस बात का? रणधीर की कब नहीं करी हमने मदद? 9 में करी, आपने देखा होगा, महेश जी जानते हैं, आप तो नहीं थे। और 14 में हमने करी मदद, कई मीटिंगों में तो वो खुद नहीं गए जनसभाओं में जो मैंने अटेंड करी। तो ये थोड़ा सा बड़ा मन तो रखना चाहिए राजनीति में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जीपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है रेवाड़ी से नवनिर्वाचित विधायक लक्ष्मण यादव, जो कोसली से विधायक रहे पिछली बार और इस बार अच्छे मार्जिन से रेवाड़ी से जीत हासिल की। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। सर, सबसे पहले आपका आगे का रोड मैप ही जानना चाहेंगे कि आपका आगे का क्या विजन है रेवाड़ी देहात के लिए, रेवाड़ी शहर के लिए, धारवेड़ा के लिए। क्या टारगेट सेट किया आपने इन 5 सालों में, 5 सालों के लिए? तो आपने ठीक सवाल किया है कि काफ़ी समस्याओं से घिरा हुआ रेवाड़ी विधानसभा है, चाहे वो ग्रामीण अंचल है चाहे शहरी क्षेत्र है। और जिधर भी जा रहे हैं उधर अनेक समस्याएं हैं। पानी की भी सबसे बड़ी किल्लत है, क्योंकि नहरों का जो क्लोजर टाइम है वो 25 दिन का है। हमारे पास पानी की स्टोरेज की सफिशिएंट जगह नहीं है, यानी कि टैंक नहीं है। इससे 1 महीना अगर नहर बंद होती है तो हम रेवाड़ी को पानी रेगुलर पिला सकें। तो उस पे मेरा फोकस है कि आने वाले समय में कोई जगह ऐसी मिले जिससे हम बड़ा पानी का स्टोरेज बना सकें। अगर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक अगर ना भी आए नहर, तो हमारा पानी सफिशिएंट हमारे पास रहे। तो वो प्लानिंग भी हम उस पे एक्सरसाइज शुरू हमने कर दी है। 3-4 जगह हमने ज़मीन चिन्हित भी की है। अगर जल्दी ही ज़मीन हमें मिल गई तो उसका प्रोजेक्ट हमने तैयार कर लिया है। ज़मीन की समस्या क्या है कि 2013 से पहले जो भूमि अधिग्रहण कानून था वो और था, 13 के बाद अलग से है। क्योंकि हम किसान की मर्जी के बिना सेटलमेंट किसान के किए हुए ज़मीन नहीं ले सकते। पंचायतों के पास ज़मीन कम है, इसलिए वो भी देना नहीं चाह रहे, इसलिए उसमें समय ज़मीन में लगेगा। बाकी हमारा प्रोजेक्ट तैयार है कि आने वाले समय में पानी की किल्लत ना रहे रेवाड़ी शहर को भी, रेवाड़ी देहात को भी। दूसरा, आपने देखा कि शहर की जो दुर्दशा है, चाहे वो सड़कों के मामले में है, सड़कें की तो काफी खस्ता हालत है इस समय। सड़कों की भी काफ़ी खस्ता हालत है। बिजली का भी आपने देखा होगा, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी, आज आप अब रोशन हो गया है शहर। लेकिन एक बात जानना चाहूंगी, क्या ये नहीं, एक बात जानना चाहूंगी, क्या ये लाइट दिवाली तक जलेगी या फिर कंटिन्यू रहेगी? देखिए, पहले तो हमारा लक्ष्य दिवाली का ही है, ताकि ये दिवाली तक ये लाइट कोई खराब ना हो। लेकिन ये बाद में भी रहेंगी। कुछ जगह टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे PWD की हैं,
तो उनको हमारी फाइल गई हुई है, तो ये परमानेंट जलेंगी, ठीक है कि नहीं। लेकिन कुछ टेक्निकल जगह हैं ऐसी जिनमें मैं ये आज नहीं कह सकता, लेकिन बाकी सब जलेंगी। और लाइट के साथ साथ आपने देखा नगर पालिका के, नगर परिषद का भी हाल, क्योंकि मैं उस दिन गया तो नगर पालिका के सामने ही लाइट नहीं जल रही थी। तो मैंने कहा जब तुम्हारे चिराग तले अंधेरा है तो कर क्या रहे हैं। फिर आज पार्कों के ऊपर भी हमारा फोकस है, लोग घूमने जाते हैं शुद्ध हवा लेने के लिए, और वहाँ भी अगर गंदगी मिले तो ये भी बड़ी दयनीय स्थिति है। तीसरा जो है, टॉयलेट बाजार में नहीं है, उनकी सफाई नहीं है और कम भी है। तो हमने मॉडर्न टॉयलेट के लिए कहा है अगर पेमेंट पे शौचालय चले ताकि रेगुलर सफाई रहे। एक बार हम टेंडर कर देते हैं लेकिन वो 4-5 दिन 10 दिन महीना चलती हैं, उसके बाद फिर लोग, लेकिन ये आपके माध्यम से लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि ये सार्वजनिक चीज़ें हैं, ये सबके सहयोग से ही ठीक मेंटेन होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने मॉडर्न टॉयलेट के ऊपर भी अपना फोकस किया है, तो वो भी जल्दी उसमें हो जाएंगी। और सड़कों की जो दुर्दशा है उनमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि अभी फाइल हम स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ें पहले टाइलों की बनी सड़कों को लेकर एक सवाल है कि जो सड़कों की रूलिंग है कि 5 साल के अंदर 5 साल का टेंडर होता है, और अगर 5 साल के बीच अगर सड़कें टूट जाती है तो उस बीच आप क्या करेंगे, कैसे सड़क बनवाएंगे? नहीं, वो म्याद तो होती है, 4 साल की म्याद होती है, लेकिन सड़कें बीच में टूट जाती है तो उसके रिपेयरेबल है ना। और बहुत सारी चीज़ें इन 15 दिन में बहुत चीज़ों पे हमने स्टडी करी है, हर फील्ड में उस पर स्टडी करी है कि आगे हमने आने वाले समय में किस तरह से ये सब चीज़ें मैच्योर होंगी। तो जैसे मैंने कहा पानी का, उसी तरह से बिजली का, लाइट का, सड़कों का। और एक बहुत बड़ी समस्या हमारी है, जो मशानी बैराज में पानी जो जा रहा, गंदा पानी, आसपास के 16 गांव इफेक्टिव हो गए, केमिकल युक्त पानी हो गया, अंडरग्राउंड भी। आज पानी इतना ज़्यादा वहाँ आ रहा है, अब टॉयलेट से भी ऊपर पानी जा रहा है और लगातार निरंतर पानी जा रहा है। वो कोई छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उससे धारवेड़ा का पानी भी आता है, बावड़ का पानी भी आता है, हमारे STP कालुआस में जो बनी है उसका पानी जाता है, शहर का भी पानी जाता है। लगातार पानी बढ़ने की प्रक्रिया जारी है, निकलने का भी कोई स्थान बना नहीं है। तो इसलिए वो हमने उसकी प्लानिंग करी है कि इरिगेशन उसमें ये जो ड्रेन नंबर 8 है इसका एक प्रोजेक्ट तैयार करें ताकि उसमें हम पानी को छोड़ सकें। हमने गांव में भी सर्वे कराई है, डिपार्टमेंट के आदमी भेजे हैं अगर भाई क्या हम इस पानी को एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं क्या, लेकिन लोगों ने भी मना करा है अगर जी हम इस पानी को नहीं लेंगे, लेकिन हम उसमें उसको फिल्टर्ड और ज़्यादा करेंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि इतनी जल्दी वो होने वाला है, लेकिन हम उसका प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया तो हम इस पानी को कहीं आगे छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो उसमें हमारी चर्चा अधिकारियों से भी हुई है और उसको हमने मूव किया है। और इसी तरह से धारूहेड़ा का भी बाईपास की समस्या है, वो बीच में लटका हुआ है। इसी तरह धारूहेड़ा का बस स्टैंड की समस्या है। इस तरह से धारूहेड़ा का जो जाम की समस्या है, आज जैसे हमने यहाँ भी देखा कि 6 हमारी ट्रैफिक लाइट लगी हैं, कई जगह नहीं लगी, उनको भी हम लगवा रहे हैं। लेकिन कुछ धारवेड़ा में एक गंदे पानी की समस्या है जो भिवाड़ी से आता है, जहरीला पानी, उसकी भी एक बड़ी समस्या है। उसकी बड़ी समस्या आप क्या समाधान लेकिन देखते वो मुख्यमंत्री जी ने आके वहाँ का पानी तो रुकवा दिया था, अब वहाँ का पानी नहीं आ रहा हमारी तरफ, क्योंकि हमने उसको वहाँ ऊंचा बांध के उस पानी को रोक दिया। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि अब राजस्थान गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया, NGT के फाइन से, उनके प्रेशर से, उस पानी को वो राजस्थान में अब निकालने का करेंगे, क्योंकि इधर हरियाणा निकलने नहीं दे रहा। तो समाधान तो वहाँ के लोग भी तो चाहते हैं। तो अब NGT की गाइडलाइन के अनुसार उसका अब STP नहीं बनेगी, बस कि उस पानी को लिफ्ट करके दूर लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो स्पेस है, हमारे यहाँ तो स्पेस नहीं है, हम पानी लाएं भी तो वो समस्या तो धीरे धीरे दूर हो रही है। अब पानी वहाँ का नहीं आ रहा, अब तो हमारा वाला वेस्ट वाटर कंट्रोल हो जाए, ये एक बड़ी बात है। और पानी के लिए भी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, अगर पानी बचाया जाए जितना, उतना ही आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभ है। पानी को बचाना चाहिए और वेस्ट पानी कम से कम
सब लोगों, क्योंकि आपको पता है कि सरकार अकेली कुछ नहीं करती जब तक जनता का सहयोग सरकार की पॉलिसियों में सहयोग ना हो। तो इसलिए उसमें लग रहे हैं लोगों का मानस ठीक करने में। अभी आपने देखा, मैंने कल ही सफाई कर्मचारियों की सफाई योद्धा नाम दिया हमने उनको, तो उनकी एक मीटिंग ली है। भाई दिवाली पे कचरा कबाड़ा ज़्यादा होगा, आप इसमें एक अच्छी पहल करते हो, इस बार रेवाड़ी को साफ सफाई में फोकस करेंगे। लेकिन वहाँ भी अभी उन योद्धाओं की कमी है, क्योंकि कल मैं देख रहा था 336 ही हमारे सफाई योद्धा हैं, जबकि यहाँ की डिमांड 700 के आसपास है। तो उनके भी हम फाइल चलवा रहे हैं। तो वो एक दिन में नहीं, जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन उस पर हमारा फोकस है। पहली चीज़ तो मेरी जानकारी में आनी चाहिए कहाँ क्या कमी है। इसी तरह से अब मैंने व्यापारी ट्रेड यूनियंस के प्रधान थे, उनकी जो टीम थी उनके साथ भी बैठक करी, अधिकारियों को साथ बैठा के कि भाई रेवाड़ी की एनक्रोचमेंट करने में हटाने में आप सहयोग करें, क्योंकि उसमें मार्केट का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि आजकल आपको पता है जगह जगह मार्केट है, भीड़ में क्यों जाएगा जब आपको आपके अड्डे पर ही सामान उसी रेट में मिल जाएगा। तो इसमें व्यापारी भाइयों का ज़्यादा नुकसान है। इसलिए मैंने उनसे कहा कि भाई आप हमें सहयोग करें एनक्रोचमेंट हटाने के लिए, ताकि ये रेवाड़ी का सुधार हो। और उन्होंने सब ने हाँ भरी है। और मैंने ये भी कहा है कि सब अपनी टीम से, अपने जो ट्रेड्स हैं उनकी पूरी टीम से आप चर्चा करके इसमें सहयोग करें। उन्होंने इस सहयोग की भी यहाँ भरी है। तो रेवाड़ी थोड़ा चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा। दोनों बस स्टैंड की भी इसी तरह से बात थी। मेरा चुनाव में मुद्दा था, वो तो कहते हैं कि गंगा को आना था, भागीरथ को जस मिल गया। मैं तो यही कहूँगा, मैंने तो चुनाव में ये कहा था कि भाई हम इस रैपिड मेट्रो को धारूहेड़ा से बावड़ तक ले जाने का काम करेंगे, लेकिन वो परमात्मा ने वैसे ही सुन ली। तो मैं हर सभा में ये बोलता था, तो आज उस पर प्रोग्रेस है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय अच्छा रेवाड़ी विकास का होगा, विकास का होगा, रेवाड़ी के लिए होगा। और ऐसे ही अनेक है, जैसे बाल कॉलेज का ही अभी मैंने 3 क्वेश्चन लगाए हैं। अभी विधानसभा हमारी 8 के आसपास चलेगी, तो 3 क्वेश्चन मैंने लगाए। एक आपके ये 16 गाँव की जो मशानी बैराज का पानी है, इसकी किल्लत है, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करके इसको यहाँ से लिफ्ट करेंगे, एक उसके ऊपर है। दूसरा ये कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर है। बाल कॉलेज भी बहुत दिनों से बाट देख रहा है बिल्डिंग के लिए, उसके ऊपर भी मैंने अपना क्वेश्चन लगाया है। और तीसरा इसका बाईपास का लगाया है, धारूहेड़ा का। और आज लाइट के में तो मैं कल धारूहेड़ा गया था, धारूहेड़ा भी वैसे ही चमक रहा है जैसे रेवाड़ी चमक रहा है। आज रोशनी का त्यौहार है। मैंने 13 धनतेरस तक टारगेट रखा था, अगर धनतेरस तक सारी लगना चाहिए कि रेवाड़ी में दिवाली आई है, तो उस पर पूरा अच्छे से फोकस हुआ है और काम भी हुआ है। कुछ जगह रह गया होगा, उसके 1-2 दिन में वो भी हम कराने का काम करेंगे। तो ऐसी अनेक योजनाएं हैं, पानी की है, बिजली की है, आपके रोडों की है। जैसे आम 6 ज़रूरत मैं समझता हूँ, जो मैं अपने चुनाव में भी कहता था, अब बहुत चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो छोटी छोटी आम आदमी को ज़रूरत है, बिजली, पानी, सड़क, मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। फोकस 6 चीज़ों पे ही हम रख रहे हैं अभी तो। बाकी तो ये चीज़ें आपको पता है कि सतत प्रक्रिया है, डेवलपमेंट कभी रुकती नहीं और डेवलपमेंट चलती भी रहेगी। तो मेरा फिलहाल तो इन मोटी मोटी चीज़ों पे मेरा फोकस रहेगा। अगर हम धारूहेड़ा की स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है वहाँ पर। ट्रॉमा सेंटर तो नहीं है, उसके आने वाले समय में उसका भी जानकारी में आया है, उसका भी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन CHC ज़रूर है, सिविल हॉस्पिटल है वहाँ, लेकिन अभी उसकी बिल्डिंग उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, उसकी हालत जर्जर है। मैंने वहाँ भी विजिट करके आया था। और आने वाले समय में कहीं हमें ज़मीन मिली तो उसको भी शिफ्ट कराने का करेंगे। और मेरा लक्ष्य तो ये भी है कि नगर परिषद है, इसको भी हम यहाँ से शिफ्ट कराएं। जैसे ही हमारा ये हुड्डा का ये 3 एकड़ ज़मीन है, तो उस पर भी हमने चर्चा करी है कि भाई वो भी हमारे आने वाले समय में ठीक हो। और एक हमारे यहाँ 89 में शायद हमारा ज़िला बना था, और 89 के बाद आप देख रहे हैं कि कम्युनिटी सेंटर नहीं है, जो इतने सालों के बाद भी किसी का फोकस नहीं गया।
लेकिन मेरे जहन में वो भी है कि हम ये अगर शिफ्ट कर गए तो हम एक बड़ा 1800 लोगों का बैठने का कम्युनिटी सेंटर साउंड प्रूफ बनाएंगे, क्योंकि हमारा ये छोटे मोटे हैं लेकिन ये साउंड प्रूफ नहीं है, 4 आदमी बैठ के बात नहीं कर सकते। कोशिश की गई, कभी सीलिंग करा दी, कभी मैट बिछा दिया, उससे इको जो है वो रुकी नहीं जो रुकनी चाहिए थी। तो एक वो भी मेरा उसमें है, और हम चाहते हैं कि नगर परिषद को ही शिफ्ट करें यहाँ से। अगर हमें हुड्डा ज़मीन दे देती है, उनकी है तो सही यहाँ 3 एकड़ ज़मीन, तो उस पर भी मैंने डिस्कशन करी है। तो सारी चीज़ें हैं बारी बारी जहन में। शायद यहाँ के विधायक को भी पहले रहे होंगे, उनको नहीं पता होगा इन सब बातों का। अगर हम रेवाड़ी के सरकारी अस्पताल की बात करें तो एक तरह से रेफरल यूनिट है, यानी कोई मरीज आता है तो उनको रेफर कर दिया जाता है। इसका क्या समाधान देखते हैं, कैसे समाधान कर? नहीं, ऐसा नहीं है। अक्सर होता है ऐसा? अक्सर नहीं होता। आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देखो, ओपीडी कितनी मिलेंगी आपको, पहले कितनी थी, आज कितनी है, उससे आ जाता है ना अंदाजा। लेकिन जब मरीज सीरियस हो जाता है तो उसे सीधा सीरियस की तो हो सकता है कि उनके पेरेंट्स भी चाहते हो, अगर आप रेफर कर दो, उसके तो कई कारण हो सकते हैं। लेकिन कोई आज डॉक्टरों की कमी है नहीं, आज हॉस्पिटल में कोई किसी तरह की दिक्कत तो है नहीं, इसीलिए ओपीडी बढ़ी है। नहीं तो कौन आता था पहले? तो सिविल हॉस्पिटल में कोई आता ही नहीं था मरीज, गिनती की पर्चियां कटती थी। आज आप देखो कैसे भरा रहता है। तो इसलिए उसमें सुधार हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि चमत्कार एकदम हो जाएगा। धीरे धीरे। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र की, क्या ये कंटिन्यू अस्तित्व में रहेगी या इनको बंद कर दिया जाएगा? अभी तो ये सरकार का फैसला है, भविष्य में तो क्या होगा तो हमारे मुखिया ही बता पाएंगे। लेकिन अब मैं ये जो समझता हूँ कि अब ये कम दिक्कत रह रही हैं, काफ़ी हल हो चुकी और बहुत ज़्यादा हल हो चुकी, अब कम हो रह रही हैं, उनका भी समाधान कर रहे हैं। रोज़ आपको पता है कि समाधान शिविर लग रहे हैं हमारे नगर परिषद में, वो इसीलिए लगा रखे 9 से 11, ताकि लोगों के उसकी समस्याओं का समाधान हो। पोर्टल को लेकर बात करते हैं। विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि पोर्टल की सरकार भाजपा को घोषित कर दिया था। कांग्रेस काफी आक्रामक थी इस विषय पर, कांग्रेस ने काफी आरोप लगाए कि पोर्टल की सरकार है। तो आप क्या मानते हैं, क्या सच्चाई है, क्या इसकी आगे की पॉलिसी? मैं मानो या ना मानो, कांग्रेस मानो या ना मानो, जनता मान रही है ना, जनता ने उसको स्वीकार कर लिया ना, तो प्रजातंत्र में जनता से तो इसकी आगे की क्या पॉलिसी रहने वाली है? बता तो रहा हूँ, जनता ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, उसमें तो कोई खिस्सा ही नहीं रह जाता। जब जनता ने उसका मैंडेट दे दिया कि ये सब चीज ठीक है, और लोग खुश भी हैं, लोग घर बैठे कहते हैं हमारा ये काम हो गया, नहीं तो हमें वहाँ चक्कर काटना पड़ता। तो सुविधाएं तो, और फिर आपको पता है टेक्नोलॉजी का जमाना, अगर इसके साथ नहीं चलेंगे तो पिछड़ जाएंगे कहीं ना कहीं। आज घर बैठे बैठे लोग कर रहे हैं। हमारी उम्र के लोग थे या हमसे 10-5 साल बड़े छोटे थे, उनको ये दिक्कत आई थी। आज तो नई जनरेशन सारी कंप्यूटराइज है, पैदा ही कंप्यूटराइज हो रही है, तो उनके लिए तो ये रामबाण है। शुरुआती दौर में लक्ष्मण यादव के मंत्री बनने की संभावनाएं जताई जा रही थी, काफी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन मंत्री नहीं बन पाते हैं, तो कितनी मायूसी है? संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, और परमात्मा ने इतना दिया है, मैं तो उस लायक भी नहीं था। इतना लोगों ने आम परिवारों से उठ के यहाँ तक पहुंचाया है। यूं आदमी का कोई सबर थोड़ी है, कोई महत्वाकांक्षा, कितना ही मिल जाए, महत्वाकांक्षा कोई लिमिट थोड़ी है। पर परमात्मा का शुक्रिया कि यहाँ तक तो मुझे पहुंचाया है ना। और संभावनाएं कभी मरती नहीं, जब तक सांस जब तक आस। लक्ष्मण यादव मंत्री नहीं बन पाए, एक विधायक के रूप में आप अपने सपनों को कैसा पूरा करेंगे, कैसे रेवाड़ी के विकास को? मेरे अपने कोई सपने नहीं, जनता के सपने हैं, उनमें हमने 5 साल पहले भी खपाया है और अब भी खपाएंगे। अहीरवाल में इस बार भाजपा ने 2 मंत्री पद दिए हैं, बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह और अटेली से आरती राव। आप कितने संतुष्ट है? पहले के मुकाबले इस बार कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस बार जो मैं समझ रहा हूँ ना, वो सोशल इंजीनियरिंग पार्टी ने की है। कोई बिरादरी कोशिश करी है सबको उसमें समाहित करे, नहीं तो लोग ठाडे लोग ले जाते थे और कमजोर वर्ग रह जाते थे। तो ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि 2 यादव मंत्री बनाए, 2 ब्राह्मण मंत्री बनाए, 2 जाट मंत्री बनाए, क्या नाम है, एक आपका 2 एससी समाज के बनाए, एक वाल्मीकि समाज से, एक उससे दलित समाज से बनाया। उसी तरह से आप देखेंगे एक रोड समाज का स्पीकर बनाया, एक वो हमारे राम कुमार कश्यप जी हैं, वो अलग बिरादरी से उनको बनाया।
तो आप देखिए पूरा मंत्रिमंडल पे अगर आप देखेंगे, अब जैसे 2 पंजाबी समाज से बनाए, एक सैनी समाज से बनाए, तो आज सभी बिरादरी का प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए अच्छी रचना की है मेरी सरकार ने। जी, आप अभी हरियाणा में कई चेयरमैन बनने हैं। लक्ष्मण यादव अपनी कितनी संभावना देख रहे हैं किसी पद के लिए? देखिए, मैं तो पहले भी आपको कई बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, मैं कभी संभावनाओं में जीता नहीं हूँ, मैं तो कर्म पे विश्वास कितनी करता हूँ। उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो मैं कह रहा हूँ ना, जब तक दुनिया कायम है, जब तक उम्मीदें कायम है, तो ये तो रहनी भी चाहिए। नहीं तो अगर महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति की खत्म हो जाएंगी तो उसका चलना भारी हो जाएगा, उस दिशा में कर्म करना भारी हो जाएगा। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, सबकी रखनी भी चाहिए ये। और मैं कहता हूँ एम्बिशन भी आदमी अगर जीवन में नहीं रखता तो वो आगे बढ़ भी नहीं सकता। जी। ऐसा सुनने में आता है लक्ष्मण यादव ने रणधीर सिंह कापड़ीवास और अरविंद यादव जैसे नेताओं को राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी की डर से नहीं बुलाया। क्या सच्चाई है? क्या कैसे जवाब देंगे इस बात का? नहीं, मैंने सबको बुलाया, मैं सबके घर गया हूँ। तो क्या कहा था उनसे मिलकर? आप मिलकर आए तो उन्होंने क्या? मैंने कहा भाई मदद करो, पार्टी के लोग हो आप, पार्टी के समय समय पे आप भी रहे हो, आप लोगों को भी फायदा पार्टी का मिलता रहा है और सबसे ज्यादा मिला है। लेकिन फिर भी मैदान में आपके साथ नजर नहीं आए। नहीं आए तो कोई बात नहीं, जनता तो मेरे साथ नजर आ रही थी ना आपको, और उसके रिजल्ट भी आपके सामने आ रहे थे ना। तो ये देखिए, जनता किसी की मुट्ठी में नहीं बंध रही, जनता अपना फैसला आज खुद लेती है, जनता समझदार हो चुकी है। किसी के मेरे को मिले तो ठीक है, मेरे को नहीं मिले तो सब बेकार है, ये भी तो ठीक नहीं ना। मेरे को भी 5 में टिकट दी पार्टी ने, 2 बार नहीं दी पार्टी की अपनी मजबूरियां होंगी, कोई स्थिति होगी। हम तो 2 बार खूब इनकी मदद करी, रणधीर की कब नहीं करी हमने मदद? 9 में करी, आपने देखा होगा, महेश जी जानते हैं, आप तो नहीं थे। और 14 में हमने करी मदद, कई मीटिंगों में तो वो खुद नहीं गए जनसभाओं में जो मैंने अटेंड करी। तो ये थोड़ा सा बड़ा मन तो रखना चाहिए राजनीति में। तो जी। चुनाव में पूरी पार्टी आपके साथ थी या आपके साथ भी कोई भीतरघात हुआ था? सब मेरे साथ थे, जब जनता साथ है तो सब साथ है। भीतरघात नहीं हुआ मतलब? भीतरघात जिसका जितना बस का था उतना करा। जी। लक्ष्मण यादव पर आरोप है, भाजपा पर आरोप है कि मामन खान जैसे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, कांता आलड़िया को कांता उड्ढा बता दिया गया। क्या जवाब देंगे? देखिए, किसी के मुंह में आप दूसरे की जबान डाल नहीं सकते, उनके विचार थे, लोगों तक पहुंचे, लोगों को अच्छे नहीं लगे तो जब कोई बोलेगा, आज मैं कोई बोल देता हूँ कोई बात, आप उसी को पकड़ के बैठ के अपना चलाएंगे, टीआरपी बढ़ाने के। तो हमने बढ़ा दिया तो क्या हुआ? और बोला है हमने, कोई अपने घर से थोड़ी बनाया है, और बोला है उसको हमने बताया जनता को, ये बोल रहे हैं। जी, अब मेरा आखिरी सवाल है, अपनी जीत का श्रेय आप जनता के अलावा किसी एक राजनेता को या किसी भी राजनेता को किसको देना चाहिए? मैं सारे संगठन को देना चाहता हूँ, जो पूरे कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ, हमारे नेताओं को देना चाह रहा हूँ, जिन्होंने दिन रात करके इसमें सारों में मदद करी है। तो ऐसा नहीं है कोई एक व्यक्ति से कुछ होने वाला था। अमित भाई साहब भी मेरे रैली करके गए, राव इंद्रजीत जी भी मेरे रैलियां करी हैं, और आप देख भी रहेंगे स्थानीय सब ने जो जैसा था सबने उसमें सहयोग करा है, कुछ लोगों को छोड़ के। जी, धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, थैंक यू।